दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं केमिस्ट्री में आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। इस टॉपिक का नाम है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वैलेंसी? ठीक है, बड़ा ही कठिन टॉपिक है, आपको ऐसा लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कोई विषय स्टार्ट करता हूं तो मैं यही सोच के स्टार्ट करता हूं कि आज मैं टॉपिक अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। और बेशक अगर आप मुझे समय देंगे तो आज मैं आपको विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद से देखो, एक एक पॉइंट पर आप क्लियर हो जाओ कि ये वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि परीक्षा में वैलेंसी से भी प्रश्न आता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उससे भी प्रश्न आता है। चलो ये छोड़ो, अगर आपको ये टॉपिक समझना है ना तो आपको दो तीन टेंशन मैं और देता हूं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान आप देखते हो कि बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो एक दूसरे से क्रिया करते हैं। उस क्रिया करने के दौरान वो या तो इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, साझा मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना यानी त्याग कर देना, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेना यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं ये साझा क्यों होता है? पता है आपको, इसी साझा को कहा जाता है बॉन्ड बनाना। आपने सुना होगा कि जो तत्व होते हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, मिलते जुलते हैं ना, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, या इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत क्या पड़ती है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जरूरत क्या पड़ती है? तो आज हम इस तरह के तथ्यों पर विचार रखेंगे और आपको ये सारे चीजों के पीछे आपको रीजन बताऊंगा, ताकि कभी भी जिंदगी में आप मत भूल पाओ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, तब तक हम आम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखेगा, आप जल्दी से प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहां पर स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर स्टडी आपकी हो पाए तो जल्दी से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वो आपके एग्जाम में और भी ज्यादा अच्छा साबित हो सके। ठीक है, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बेशक अगर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी सारी चीजों के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग आप ऊपर देख पा रहे होंगे, वो हेडिंग लिखा हुआ है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंसी क्या होता है? दोनों दो चीजें हैं और दोनों को मैं दो बार डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वैलेंसी क्या होता है, फिर मैं आपको बता दूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, बात आती वैलेंसी की। चलो, वैलेंसी वैसे सुना सुना सा शब्द, आपको लगेगा कि आप आम बोलचाल की भाषा में बोलोगे बैलेंस। बैलेंस अलग चीज होता है। जैसे बैलेंस माने क्या होता है, जैसे अगर एक छोटा बच्चा होता है तो आप कहते हैं यार बैलेंस बना के चलो। जब कोई पहली बार गाड़ी चलाता है आप कहते हो बैलेंस बना के चलो। अगर वो बैलेंस नहीं बनाएगा तो गिर जाएगा, चाहे दाएं तरफ चाहे बाएं तरफ। तो जिस तरह से बैलेंस शब्द होता है ना, ठीक उसी तरह से कुछ मीनिंग इसकी भी होती है, वैलेंसी की भी मीनिंग होती है। इसमें क्या होता है, जितने भी तत्व हैं, कितने तत्व होते हैं? तत्वों की संख्या 100 से ज्यादा है। जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो ये तत्वों की संख्या 100 से ज्यादा है। पता है सभी तत्व चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब, स्टेबल माने जानते हैं ना, स्थिर रहे, स्टेबल रहे, अपनी जगह पे स्टेबल रहे। लेकिन स्टेबिलिटी सभी के पास होती नहीं है। तो लोग स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब आपके मन में यह दिक्कत आ भी सकती है, भाई स्टेबल होने की जरूरत ही क्या है? यानी पदार्थ या जो तत्व हैं ये ऐसा सोचते ही क्यों है? पदार्थ उसको नहीं बोलते, उसको एलिमेंट ही बोला जाता है। तो याद रखिए तत्व जो हैं ये स्टेबल होना चाहते क्यों हैं? एक बात बताओ, आप अपनी जिंदगी में क्यों स्टेबल होना चाहते हो? भाई आप क्यों चाहते हो? आप एग्जाम पास करके क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो ना कि आपकी जिंदगी में भी स्टेबिलिटी आ जाए, महीना समाप्त हो तो फिर हमारे महीना समाप्त होने के बाद तुरंत हमारे खाते में हमारी सैलरी आ जाए, ताकि उस पैसे से हम क्या कर सके, अपने माता पिता अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके और अपने निजी जीवन को जी सके। तो ये क्या करते हो? आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में भी अस्थायित्व आए, स्टेबिलिटी आए? अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए तो क्या यहाँ पर जो अलग अलग एलिमेंट हैं वो नहीं चाहेंगे स्टेबिलिटी के लिए? वो भी चाहते हैं। और उनका यही स्टेबिलिटी लाने का जो तरीका है वो किससे पूरा हो पाता है? वो वैलेंसी से पूरा हो पाता है। सुनिएगा ध्यान से क्या होता है। कह रहा है वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए यहां पर दे रहा है एक लाइन में, एक सेकंड, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां बता रहा है कि सभी तत्व अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं इनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो मैंने बताया था भाई ये न्यूट्रल होता है। दूसरा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश पाया जाता है
और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉनों की कुल संख्या ही क्या होता है, उस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, वो भी इसी के बराबर होते हैं। तो होता क्या है कि हर कोर्स, अच्छा कैसे पता चलेगा? आप अपने जीवन में स्टेबल अगर होना चाहते हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। तो जिस तरह से आपके एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह से इनके लिए भी, आपकी भी अपनी कक्षा होती है, आप भी तैयारी करते होंगे, किसी कक्षा में जाके बैठते होंगे, तो ठीक उसी तरह से दोस्तों हर एक एलिमेंट की अपनी कक्षा होती है, ठीक है। होता क्या है, आपने सुना होगा 4 तरह की कक्षाएं होती है। एक होता है के होता है, यल होता है, यम होता है और यन होता है। इस 4 तरह की कक्षाएं होती है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि दोस्तों जो के वाली कक्षा होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो यल वाला कक्षा होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो यम वाली कक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और जो यन वाली कक्षा होती है उसमें कितना होता है? 32। कोई पूछे भाई कैसे पता चलता है, तो याद रखिए इसका एक फार्मूला है 2n²। 2n², यन कोषों की संख्या है। आप यहां पर के पहला वाला कोष है, यहां पर 1 रख देंगे तो उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यल दूसरा वाला कोष है, यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 उत्तर निकल के आ जाएगा। 3 रख देंगे तो 3 त्रिका के 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 दूना के 18 निकल के आ जाएगा। 4 रख देंगे तो 4 चौका 16, 16 दूना के 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अलग अलग कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो हर एक जितने भी कक्षा है ना, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही चाहते हैं कि अगर के वाला कक्षा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा रहे, ऐसा वो फील करते हैं, चाहते हैं। यही होता है उनके लिए एग्जाम पास करना। अगर दूसरी वाली कक्षा है तो चाहते हैं कि हमारा 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके पूरा हो जाए। अगर तीसरी वाली कक्षा है तो चाहते हैं कि 18 पूरा हो जाए। चौथी वाली कक्षा है तो चाहते हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टेबल हो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो स्टेबल हो गए, वो स्टेबल हो गए। भाई आप एग्जाम में पास हो गए तो क्या हो गया? आप स्टेबल हो गए। तो यहां पे अगर उनकी इच्छा पूरी हो गई तो वो भी स्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आपको न समझ में आ रहा हो, मैं कुछ चीजें एग्जांपल लेके समझाता हूं। दोस्तों आपने सुना होगा, लिथियम का नाम सुना होगा, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। अगर इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है मतलब कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी 3 है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनकी संख्या भी 3 है। तो चलो एक बार इसको हम जो लोग बना के देखते हैं, ठीक है। ये मान लो लिथियम है और लिथियम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर मान लो के वाली कक्षा पहले आएगी। के वाली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, लेकिन परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉन तो 3 दिखाना पड़ेगा। यानी जो दूसरी वाली कक्षा है, यल वाली कक्षा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दूं तो यहां पे ये इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन का वितरण यहां पर कैसे होगा तो कुछ इस तरह से वितरण दिखेगा। लेकिन अब एक बात बताओ, यल वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। और अभी इस बाहरी वाले यल वाली कक्षा में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है सब। यानी कितना इलेक्ट्रॉन नहीं है? याद रखिए, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? बताइए, इसको अगर स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? भाई 1 है, 8 होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है ना, स्टेबिलिटी कैसे आती? सुनिए, आप ये बताइए, अगर इस लिथियम एलिमेंट को स्टेबल होना है तो इसके लिए आसान क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के लाए, ये आसान है या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे? भागो यार तुम यहां से, ना तुम रहोगे ना अगली कक्षा का झमेला रहेगा हमारे पास। ये इस इलेक्ट्रॉन को ही त्याग दे। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो यहां से यल वाली कक्षा क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और के वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रहेंगे, ठीक है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए आसान क्या है, ये बताइए। इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है? आप बताओ यार, आप बताओ। अच्छा आप बता दो, अगर आप लिथियम होते तो आप क्या करते? आप तो ही कहते ना सर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पता नहीं कौन देगा कौन नहीं देगा। सर ये बहुत टफ काम है, ये नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं सर, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो दोस्तों ये जितना इलेक्ट्रॉन
ग्रहण कर सकता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही इसका वैलेंसी कहलाता है। यानी कि लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? लिथियम की वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, अभी मैं आपको 1 से लेकर 20 तक एक एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगा और साबित करके दिखाऊंगा। कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं छोड़ूंगा। तो कुल मिला जुला के मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो शब्द समझो। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं सुनना ध्यान से। किसी भी एलिमेंट के द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने, दो काम कर सकता है, या तो त्याग सकता है या तो ग्रहण कर सकता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? वैलेंसी नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो कितना वैलेंसी हो जाती? 2। मान लीजिए 2 ग्रहण कर लेता तो क्या हो जाता? तो भी उसकी वैलेंसी कितनी होती? 2 ही वैलेंसी होती। तो ग्रहण करना या त्यागने को ही वैलेंसी नाम दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? अभी जब साबित करके दिखाऊंगा ना तो और भी समझ में आ जाएगा। भाई टीचर हूं, अगर आप कहोगे सर कुछ घोल के पिला दो, तो मुझे घोल बनाने में और पिलाने के लिए तो समय दो ना। अगर उतना भी समय नहीं दोगे तो मैं आपको घोल के पिलाऊंगा कैसे? हाँ ठीक है, तो थोड़ा समय दो। तो दोस्तों यहां पे बता रहा है। अब दोस्तों अगली बात याद रखो दोस्तों, ये आपके मन में भी आ सकता है सर ये जो लिथियम की बात अभी जो कर रहे थे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसको सर लिया कौन होगा? अरे यार वो लिया होगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रही होगी। सर कैसे पता चलेगा किसको जरूरत है? अरे इसी के लिए तो बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड में कुछ होता नहीं है। बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाता है। जैसे आप भी बॉन्ड बनाते हो, आपको पता नहीं हो ना, आप भी बॉन्ड बनाते हो। अच्छा दोस्तों आप कहोगे साबित करके दिखाओ। चलो मैं बताता हूं। दोस्तों आप क्या करते हो कि आपको मान लो सब्जी खरीदने जाना है, तो आप दुकानदार के पास जाते हो। दुकानदार के पास जाते हो तो क्या आप उससे कुछ साझा नहीं करते हो? साझा करने का मतलब क्या है सर? अरे आपने उसको पैसे दे दिए और उससे सब्जी ले लिया, उससे सामान ले लिया, उससे राशन ले लिया। तो कुछ आपने दिया, कुछ उसने दिया। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है? यही होता है साझा करना। ठीक है, यानी यहां पर भी उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कई बार इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। दोस्तों इसी को नाम दिया जाता है बॉन्ड का। क्या नाम दिया जाता है? बॉन्ड का नाम दिया जाता है। लिख रहा है बॉन्ड। कह रहा बॉन्ड बनाने के लिए ये तत्व या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। भाई दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ग्रहण करना हो सकता है या तो त्यागना हो सकता है। अब बात आती है कि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या कितना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, उनको स्टेबल होने के लिए अगर आपसे कोई पूछे भाई कितना, भाई लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण किया, तो ग्रहण तो कर नहीं सकता। क्यों? 7 ग्रहण करना पड़ेगा, बहुत कठिन काम है, नहीं कर सकता। 1 त्याग सकता है, 1 त्यागना उसके लिए आसान काम है, तो 1 त्याग दिया। तो जितना ग्रहण करता है या जितना त्यागता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को वैलेंसी कहा जाता है। अगर आपके मन में आया है, ये विचार आ जाए कि कितना त्यागें या कितना ग्रहण करें, तो यार अभी उस प्रश्न का भी जवाब दूंगा। पहले आप समझ जाओ वैलेंसी क्या है। कह रहा जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही उस एलिमेंट का क्या कराता है? वैलेंसी कराता है। पता आपसे परीक्षा में क्या करता है? आपसे परीक्षा में पूछता है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, ऐसे पूछेगा ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है। अब आप परेशान, सुनो कैसे निकालते हैं। ऐसे पहले उसके लिए पता होना चाहिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता भाई 8वें नंबर पे। किस नंबर पे आता है ऑक्सीजन? 8वें नंबर पे आता है। अगर ये 8वें नंबर पे आता है तो चलो बनाते हैं, इसका कोष बनाते हैं। ठीक है, ये नाभिक है। नाभिक के बाहर पहले के वाली कक्षा आएगी, के में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। बाहर वाली कक्षा आएगी, बाहर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 6 2 8 हो गया। ठीक है, लेकिन बाहर वाले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं यहां पे 8, और आपने भरा कितना है? 6। भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2/6, सॉरी 2,6, यानी 6 2 8 हो गए ना। तो बाहरी वाले कक्षा में 6 भरा है, इसमें होते हैं 8, मतलब 2 और इसको चाहिए। अब एक बात बताओ दोस्तों, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, भगा दे, या 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। आप बताओ, आप अगर ऑक्सीजन होते तो आप क्या करते? आप कहते हो यार कि हमको आता ही नहीं है। अब बता रहे हो कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? आप बताओ आपके लिए क्या आसान है? आपके लिए 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना आसान है? आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना आसान है। तो बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझो बात को, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप कहते हो सर आता नहीं है। आ तो रहा है आपको, क्या नहीं आता है? आप ही तो हमको बता रहे हो। मैं तो खाली आपको एक रास्ता बता दिया कि भाई देखो ऐसे होता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में 2-3 सवाल उठेंगे जो बड़े कठिन कठिन सवाल हैं, मुझे पता है वो सवाल क्या है। सुनिए आपके सवाल, अगर आपके मन में यह विचार आ सकता है कि ये तत्व, ये जो एलिमेंट हैं, ये बॉन्ड आखिर में बनाते ही क्यों हैं, तो याद रखिए एक लाइन में उत्तर दीजिए, भाई ये तत्व स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। किस लिए? स्टेबल हो जाए भाई, इसीलिए तो त्याग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। क्यों? स्टेबल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब दूसरा प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि स्टेबल कैसे होते हैं, तो स्टेबल कैसे होते हैं? बॉन्ड बना करके उस दौरान या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। एक तीसरा सवाल आपके मन में आता है, आपने सर बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे होते हैं, लेकिन स्टेबल बनते कैसे हैं? ये तो आपने बताया कैसे होते हैं, बॉन्ड बना के, लेकिन ये स्टेबल बनते कैसे हैं? तो लिख रहा है अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को पूरा करके। भाई पूरा कर दे यानी या तो कम है तो ग्रहण कर ले, और ज्यादा है मतलब हटा सकता है तो त्याग कर दे, यानी ग्रहण कर ले या त्याग कर ले। कैसे? भाई के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, यम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और यन कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस मेथड को फॉलो करके वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी लाते हैं अपने अंदर। चलो सर एक आखिरी प्रश्न, कुछ बच्चे होते हैं इतना पढ़ा दो उसके बाद भी सर एक प्रश्न और। अच्छा रुको मैं बता रहा हूं आपके प्रश्न क्या है, मैं बताता हूं। कह रहा जो पहले से स्टेबल हैं वो क्या करेंगे? सर मान लीजिए कोई ऐसा है जो पहले से स्टेबल है, जैसे सर मान लीजिए नियान है। क्या है? जैसे मान लीजिए नियान है। अब नियान के बारे में सर बता दीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान आता है 10 नंबर पे। किस नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 2 होगा 8 होगा। ठीक है, तो पहली वाली यानी के वाली कक्षा में 2 और यल वाली कक्षा में 8। ठीक है, अब यल वाली कक्षा में अधिकतम हो कितने सकते हैं? 8 हो सकते हैं कितने? 8 हैं। सर ये तो पहले से स्टेबल है, तो जो पहले से स्टेबल है सर वो क्या करेगा? अरे वो कुछ नहीं करेगा यार। अरे जिसकी नौकरी लग गई उसको क्या चिंता है, जिसकी नहीं लगी उसको चिंता है। क्या मेरे भाई यार ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ देते हो आप भी। भाई एक लड़का उसकी नौकरी लग गई, उसको क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पहले से स्टेबल है उसके पास कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहां देखिए बता रहा है कि जो पहले से स्टेबल होते हैं वो हमेशा किस ग्रुप नंबर में आते हैं? आपने पीरियोडिक टेबल देखा ना? नहीं देखा तो अभी फिर से दिखा दूंगा। पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप होते हैं, तो इसमें से 18वां जो ग्रुप है वो ऐसे ही लोगों का समूह है। कैसे लोगों का? जो पहले से स्टेबल हैं। जैसे उसी में आता है हीलियम आता है। सर हीलियम का तो परमाणु क्रमांक 2 होता है। अरे हीलियम का 2 होता है तो के वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो पहले से स्टेबल है तो वहीं पे हीलियम दिखता है, वहीं पे आपका नियान दिखता है, वहीं पे 18 नंबर पे ऑर्गन आता है वो भी दिखता है, क्रिप्टॉन दिखता है, जेनान दिखता है, रेडॉन दिखता है। ये सभी क्या है? ये सब पहले से स्टेबल है। तो जो पहले से स्टेबल है वो यहां आते हैं, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। क्यों? ना तो इनको कुछ लेना है ना तो इनको कुछ देना है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना है ना ही इनको इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना है, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप के कॉलम में रखा जाता है। ठीक है, आगे एक बात और याद रखिए कि इनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। आपको परेशान करने के लिए इनके बहुत सारे नाम रखे गए कि आप परेशान हो जाओ। दोस्तों इन्हीं को अक्रिय गैस कहते हैं। क्यों? अरे क्यों क्रिया करेंगे? अक्रिय, क्रिया माने क्रियाशील नहीं है। अरे क्रिया करने की जरूरत क्या है भाई? जब ये पहले से स्टेबल है तो इनको क्रिया करने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो कहा गया अक्रिय है। कहीं कहीं पे इनको नोबेल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल गैस। तो याद रखिए कहीं कहीं पर दोस्तों इनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। पहले से स्टेबल है ना, उत्कृष्ट गैस। कहीं कहीं पे इंग्लिश में इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, INERT, इनर्ट गैस भी इनको कहा जाता है। तो इनको ध्यान दीजिएगा, अलग अलग इनका नाम है। सर एक प्रश्न और आखिरी में, क्या यार मतलब संतुष्टि आपको भी नहीं, मुझे पता आपके मन में क्या क्या उठ रहा है। सुनो एक और आखिरी प्रश्न, कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे? मैं नहीं डिसाइड करूंगा। मैं बता रहा हूं आप डिसाइड करेंगे और मैं इसको प्रूव करके दिखाने भी जा रहा हूं कि कैसे आप डिसाइड करेंगे। मैं आपसे डिसाइड करवाऊंगा, अगर नहीं करवाया तो फिर आप जाओ बंद करके वीडियो। सुनो कुछ पुरानी चीजें मैं आपको याद दिला देता हूं अपना अखाड़ा लड़ने से पहले। जैसे जब कोई लड़ाई पे जाता है ना, तुमको पहले नियम याद दिलाया जाता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पहले बताया जाता है कि बड़े शांति माइंड से आप बैठना, भगवान का नाम लेना, एकदम मन और चित्त शांत करके क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से सोचना, तब उसका जवाब देना। कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक है, तो लड़ाई में जाने से पहले एक बार आपको नियम कानून मैं थोड़ा सा बता देता हूं जो आपको पहले से पता है, कुछ नया नहीं। कह रहा है पीरियोडिक टेबल में सभी तत्व अपने
ऑक्टेन पूरा करने चाहते हैं। ऑक्टेन माने होता है कि कक्षा में अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो उसको पूरा करना चाहते हैं। होंगे क्यों नहीं? आप घर से निकले कि हम पीसीएस बनेंगे तो बनेंगे, आप घर से निकले कि मुझे एसएससी करना है तो करना है, ठीक है, आप बन के निकले कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है तो करना है, ठीक है। तो जिस तरह आप बोल करके निकले हो ये भी चाहते हैं कि मेरी ऑक्टेन पूरा हो जाए, ठीक है, तो पूरा कराएंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दे रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या आ गया भाई, ठीक है। आगे दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है और परमाणु क्रमांक उस एलिमेंट के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। हाँ भाई देखिए, अगर किसी तत्व का आपको निकालना है वैलेंसी तो आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, नहीं तो आप निकालोगे कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कह रहा है परमाणु क्रमांक के आधार पर ऑर्बिट बनता है, कक्षा बनता है। कक्षा 4 होते हैं, के, एल, एम और एन। इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n² होती है, जिसमें के में 2, एल में 8, 18, 32 से लाइन से याद रखेगा। चलिए अब एक एक तत्व को उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम लोग भरना शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू से लेके चल रहा हूं। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊं मैं तो कितना होता है दोस्तों, याद रखिए परमाणु क्रमांक इसका 1 है, तो इसके मान लीजिए यहां पर अगर नाभिक में हाइड्रोजन है तो इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आप बताओ इसके पहले वाली कक्षा क्या होती है, के होती है। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। यहां पे कितना, 1 है। तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन कर क्या सकता है बताओ, हाइड्रोजन भाई ग्रहण भी कर सकता है। उसके लिए बताओ एक ग्रहण करना आसान है कि एक इसको मिल जाए, या एक त्यागना आसान है। भाई दोनों ही इसके लिए आसान है, इसके लिए याद रखिए दोनों चीजें आसान है भाई, एक है ग्रहण करना और एक ही त्यागना है, इसीलिए इसको परमाणु क्रमांक 1 पे रखा गया है। तो इसका वैलेंसी क्या है, 1 है, 1 है वैलेंसी, ठीक है, याद रखिएगा। मैं बात आपको समझा रहा हूं वैलेंसी क्या होता है। दूसरा है हीलियम। हीलियम क्या होता है दोस्तों, हीलियम आता है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका परमाणु क्रमांक 2 रहे तो बाहर वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। के वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पे, और कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। तो जब 2 हो सकते हैं तो 2 रख दिया गया यहाँ पे, 2 यहां पे रख दिया गया। तो बताइए क्या ये पहले से बैलेंस है, ये स्टेबल फॉर्मेट में है, हाँ स्टेबल है। तो जो स्टेबल होता है उसको कहां रखते हैं, उसको ग्रुप 18 में रखते हैं, 0 ग्रुप में रखते हैं, तभी तो इसको नोबेल गैस की श्रेणी में शामिल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, आएगा समझ में, जब एक एक समझाऊंगा तो सब समझ में आएगा। तीसरा दे रहा लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब देखते हैं, यहां पर देखिए लिथियम है, इसके बाहरी वाले कोष में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो तीसरा वाला कहां दिखेगा, इसमें दिखेगा, तीसरा वाला एल वाले कोष में दिख गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, बार बार बनाना ना पड़े, तो 2 और 1 ये 3 हो गया। अब भाई ये एल वाला जो कोष है इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, यल वाले में अधिकतम 8 हो सकते हैं, और यहां पे है कितना, 1 है। अब बताओ कठिन इसके लिए क्या है, इसके लिए 1 त्यागना आसान है या 7 ग्रहण करना आसान है। आप कहोगे 1 त्यागना आसान है, तो दोस्तों जो 1 त्यागना आसान है ना वही उसकी वैलेंसी होती है। तो बताइए लिथियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 हो गई। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन में वैलेंसी 1 होती है, हीलियम में वैलेंसी 0 होती है, क्यों, पहले से स्टेबल है। लिथियम में भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ रहा है, आएगा समझ में। तीसरा देखिए बेरिलियम है। बेरिलियम में क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक है 4, तो पहली वाली कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरी वाली कक्षा में भी 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि दूसरी वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो आप बताइए कि इसके लिए 2 त्यागना आसान है या फिर 6 ग्रहण करना आसान है। आप कहोगे सर 6 ग्रहण करना तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 तो त्याग दे यही आसान है। आप बताओ, आप अपने मन से बताओ कि 6 और 2 में आसान क्या है, जो आसान है वही बताना, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसके लिए 2 त्यागना आसान है। अगर बेरिलियम के लिए 2 त्यागना आसान है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। बोरान है, बोरान आता है 5वें नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा तभी ना। तो पहला वाला कोष तो सही है, दूसरे वाले कोष में 3 है, अधिकतम हो कितना सकता, 8। बताइए इसके लिए 3 त्यागना आसान है या फिर 5 ग्रहण करना आसान है। आप बताओ क्या आसान है, 3 त्याग दे या 5 ग्रहण कर दे। सर कंपेयर करने में तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि 5 ग्रहण करना तो बहुत मुश्किल टास्क है, 3 त्याग ही देते हैं, 3 त्याग ही देते हैं। तो बताइए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, ये 3 है, इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। ऐसे ही निकाला जाता है वैलेंसी। मैं ऐसे ही करके आगे नहीं भाग जाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, पूरा पढ़ाऊंगा।
आपको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि परीक्षा में खूब प्रश्न आते हैं यहां से। तो 3 त्यागना आसान है, तो 3 त्याग दे, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 होती है इसकी वैलेंसी। समझ रहे हैं ना भाई, त्यागना या ग्रहण करना जो भी आसान है वही उसकी वैलेंसी होती है। अब दोस्तों एक चीज और मैंने आपको बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, एक पॉइंट आउट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दूं क्या होता है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ध्यान से समझना, एक कंफ्यूजन आ जाएगा, चक्कर खा जाएगा, गिर जाओगे, सब गलत कर दोगे। अभी वैलेंसी समझ में आ गया ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान समझना, किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, रियल में जितने इलेक्ट्रॉन है, कहां पर, सबसे बाहरी कक्षा में, वही क्या कहते हैं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इस बोरान की बात कर रहा हूं, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं, जो हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 3 है ना बाहरी कक्षा में, तो उत्तर कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, संयोग की बात है, संयोग की बात है कि इसका वैलेंसी भी कितना है, 3 है। ये संयोग की बात है। अभी आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे चेंज हो सकता है। सुनिए, चलिए अब हम क्या करेंगे ना, हर प्रश्न में दोनों निकालेंगे, हर प्रश्न में वैलेंसी भी निकालेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, ठीक है। चलिए कार्बन पे आ गए। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो 6 कैसे दिखाएंगे, 2 और 4, यही हो सकता है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अब यहां देखिए बाहर 4 हैं, यहां पे अधिकतम हो कितना सकता, 8। आप बताओ इसके लिए 4 त्यागना आसान है या 4 जो है ग्रहण करना आसान है, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो एकदम बीच वाली बात आ गई, भाई हम त्याग भी सकते हैं, हम ग्रहण भी कर सकते हैं। सर इसी को तो बोलते हैं मौके पर चौका मारना। क्या है, मौके पर चौका लगा देना। भाई अब ये तो कार्बन एक ऐसा आप एलिमेंट मान सकते हो जो क्या करता है, जो मौके पे चौका लगा देता है। कैसे, जहां उसको लगा कि यहां पे त्याग देना चाहिए, त्याग दिया, जहां इसको लगा यहां पे ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लिया। भाई दोनों की एकदम बराबर पे है, स्टेबल है। भाई उधर जाएगा तो 4 त्यागना पड़ेगा, इधर जाएगा 4 ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे, एकदम बीच में हो ना, तो मौका पे चौका लगाते हैं, जहां जैसा माहौल रहेगा वहां वैसा कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिए 4 ग्रहण भी कर सकता है और 4 त्याग भी सकता है। अगर ऐसा है तो बताइए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी भी इसका 4 हो जाएगा और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, घबराओ मत, अभी और भी है। चलो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए है 5, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इसको कितना चाहिए, इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको 2 चाहिए। अब ये बताओ, तो 3 चाहिए। अब बताइए इसके लिए 3 ग्रहण करना आसान है या 5 त्यागना आसान है। सर अब तो त्यागना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, कौन जाएगा 5 त्यागे, हम कहें त्यागे 5 त्यागने से 3 तो ग्रहण कर लें। 5 त्यागने से अच्छा है 3 तो कहीं से ग्रहण कर लिया जाए। तो 3 जो ग्रहण करने की बात हो रही ना, यही क्या हो जाएगा, यही इसका वैलेंसी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही इसका वैलेंसी हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या समझाया आपको, मैंने यही समझाया कि कितना त्याग सकता है या कितना ग्रहण कर सकता है, और वो आप बताओगे। क्यों, क्योंकि आपको आता है। आप झूठी कह रहे थे हमसे कि सर हमको ये चैप्टर आता ही नहीं है, और अभी फटाफट आप बोले जा रहे हो, ठीक है। तो समझो 20 तक प्रैक्टिस कर लो, भागो मत, भागोगे लड़खड़ा गिर जाओगे कहीं पे एग्जाम में। हाँ समझते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट की बात है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसका वैलेंसी 3 हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर उसे कहते हैं जो उसके आखिरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है, और आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। अभी तक तो उत्तर सेम आ रहा था, 4-4, 3-3, 2-2। हाँ अब क्या हुआ, अब यहां पे क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5, और क्या हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। समझ रहे हैं, क्योंकि 3 वो त्यागना उसके लिए आसान काम है। तो ये हो गया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन आता 8 नंबर पे, तो 2 और 6 हो गया। यहां पे 8 अधिकतम होने के लिए उसको 2 की जरूरत है। तो दोस्तों इसको 2 ग्रहण करना आसान है या 6 त्यागना आसान है। आप कहोगे सर 6 तो कभी जन्म में नहीं त्यागेंगे, 6 कभी जन्म में नहीं त्यागेंगे, 2 ग्रहण कर लेंगे। तो 2 ग्रहण कर लोगे तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आगे करो। फ्लोरीन कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, तो 2 हो गया। सुनना ध्यान से, फ्लोरीन कितने नंबर पे, 9 नंबर पे है, तो 2 हो गया और 7 हो गया। अब बताओ, अब यहां पे देखिए कुछ और फैक्ट आपको सुनाता हूं मैं, ठीक है। इसके लिए 7 त्यागना आसान है या फिर 1 ग्रहण करना आसान है। कहोगे कोई मूर्ख ही होगा जो 7 त्यागेगा,
है कि नहीं? तो 7 त्यागना आसान नहीं है, एक ग्रहण करना आसान है। और एक जिसको एक की कमी होगी उसके अंदर बढ़ जाती चाहत। मान लो दोस्तों आप कोई एग्जाम दे रहे हो, खुदा ना खास्ता आप 1 नंबर से पीछे रह गए। कितने नंबर से? 1 नंबर से। आप पागल हो जाओगे, कैसे मैं 1 नंबर से पीछे रह गया? अगली बार और मेहनत करोगे उस 1 नंबर के लिए। अगर आप मान लीजिए 10, 20, 30, 40 नंबर से पीछे हो गए तो आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं, अरे यार बड़ा बेकार पेपर हुआ, नहीं मजा आया, ठीक है, उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जब बात 1 नंबर की आ जाती है ना, आपकी चाहत बढ़ जाती है कि 1 नंबर जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों ये जो यहां पे आपका फ्लोरीन दे रहा है, फ्लोरीन क्योंकि अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक की जरूरत है। ये पागल है, ढूंढ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढता है कहां से मिल जाए, एक ही चाहिए, अष्टक पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाऊंगा, जिंदगी में शांति आ जाएगी। ऐसा करने के लिए इसीलिए दोस्तों इसको हैलोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस माने जो पागल हैं। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए, मिल जाए तो ग्रहण कर लेंगे, तुरंत मिल जाए तो तुरंत ग्रहण कर लेंगे, इसीलिए इनको हैलोजेंस कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 17वें नंबर पे आते हैं, 17वें ग्रुप में रखे जाते हैं हैलोजेंस, क्योंकि एक मिलेगा स्टेबल में चले जाएंगे तुरंत। ठीक है, तो याद रखिए। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे करें नियान। नियान है 10वें नंबर पे, तो 2 और 8 हो गया, तो पहले से स्टेबल है। जो पहले से स्टेबल होते हैं ग्रुप नंबर 18, नोबेल गैस, उत्प्रेक्ष गैस, इनर्ट गैस, यही सब नाम होते हैं, तो उसको याद रखिए। जीरो ग्रुप, ये सब याद रखिए, परीक्षा में ये सब पूछेगा आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो बातें अभी बताया वो आपको समझ में आ गया ना? कभी कंफ्यूज मत होना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंसी क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, वो वैलेंसी कहलाता है। समझ में आ गया ना? तो कभी भी कंफ्यूजन में मत आना। मुझे नहीं पता है चैप्टर आपको क्यों डराता था, लेकिन मुझे इतना विश्वास हो गया है कि आज के बाद इस चैप्टर से आपको डर लगने वाला नहीं है। भागिए मत, अभी 11 से 20 तक और कराऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए आपके सामने सोडियम। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम 11 नंबर पे, तो चलिए जल्दी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरिए फटाफट। क्या हो जाएगा? 2 और क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। 8 2 10, एक और चाहिए। चलिए अगले वाले का इस्तेमाल करते हैं हम, तो 2 8 1 हो गया भाई। तीसरा वाला सेल भी आ गया। अब यहां पे रुकिए, तीसरे वाले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए। तीसरे वाले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। कितना हो सकती है? 18 हो सकती है। अब मैं आपसे कुछ यहां पे नियम पूछता हूं। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। भाई यहां पे तीसरे वाले में 18 हो सकती है, तो अगर यहां पे 18 है तो आप बताओ इसके लिए 1 त्यागना आसान है या फिर 17 ग्रहण करना पड़ेगा क्या इसको? अब आपके मन में आएगा ना, क्या इसको 17 ग्रहण करना पड़ेगा क्या? तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर अष्टक के नियम लगाए जाते हैं। किसके नियम? अष्टक के नियम लगते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा नियम मैं चेंज करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये चैप्टर क्या है ना, आप देखिए इंड होने वाला है, लेकिन इस चैप्टर में एक चीज और मैं भूल गया हूं, उस चीज को भी मुझे आपको पढ़ाना है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप होमवर्क करो। मैंने आपको 10 तक पढ़ा है ना, आप अपने मन से गेस करो कि यहां पर अष्टक के नियम को फॉलो किया जाए या फिर 18 वाले नियम को लेकर चला जाए। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया तो आगे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन आया था। एसपीडीएफ का एक मैंने आपको कॉलम बनवाया था, जिसमें आपने आपबाउ का नियम पढ़ा था और बोरबरी का नियम पढ़ा था। उसके अनुसार मैंने बताया था कि कैसे आप वहां पर इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग करेंगे। तो ऊर्जा स्तर में बहुत सारा कंफ्यूजन है, उस टॉपिक को इस टॉपिक से जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, इस वजह से मैं चाहता हूं, और बड़ा टिपिकल टॉपिक है, अगर उस टॉपिक पे गया तो एक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपके ऊपर से चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं एक बार आप अपना होमवर्क करिए, होमवर्क करके मुझे क्लियर कराइएगा कि इसमें आपने कितना किया। जाना नहीं है, अभी टॉपिक और भी है मेरे पास। ठीक है, तो ये आप करके बताइएगा कि यहां पर हम लोग कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप खाली फिल करिएगा और देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आज के लिए और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक आपका छूट गया था, जैसे मैंने डायरेक्ट आके पढ़ाना शुरू कर दिया पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन आज समय आ गया है क्योंकि परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न कैसे बनते हैं सुनिएगा। एक्चुअली में ये पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बन चुके थे। ठीक है, तो ये तो धीरे धीरे बना होगा ना, ऐसा तो नहीं कोई आया और फटाक से बना के चला गया। तो बड़ा सुधार के बाद पीरियोडिक टेबल ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये आया है। सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल आया था दोस्तों,
दोस्तों, वो किसने बनाया था? वो बनाया था डोबेराइनर ने। किसने बनाया था? डोबेराइनर। डोबेराइनर ने अपना त्रिक का सिद्धांत दिया था। तो ये त्रिक का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। जो भी अष्टक का नियम होता है ना, वो अष्टक सिद्धांत यहीं से आया था। ठीक है, तो अष्टक का सिद्धांत क्या न्यूलैंड का, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, वो भैया मैं आपको बताऊंगा। फिर मेंडलीफ का नाम सुना होगा। मेंडलीफ ने भी अपनी आवर्त सारणी बनाई, लेकिन उसने भी तमाम सारी कमियां थी, इस वजह से उसको भी कैंसिल कर दिया गया और अंतिम में हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, मोज़ले ने बनाया, तो उनके आवर्त सारणी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक एक बार थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में। जैसे डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है, ये त्रिक सिद्धांत क्या था? अच्छा, त्रिक माने क्या होता है? त्रिक माने होता है तीन। त्रिक माने क्या होता है? तीन। तो याद रखें दोस्तों, ये जो डोबेराइनर थे, ये जर्मन के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में बांटा, इसीलिए इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसका नाम ही क्या रख दिया गया? त्रिक सिद्धांत। अच्छा, इसका मतलब है न्यूलैंड अभी जिसका नाम आप ले रहे थे, उनका अष्टक सिद्धांत का मतलब उन्होंने 8-8 समूह बनाया था। हाँ, यही मतलब हमारा है। तो सुनिए, तो यहां कह रहा है कि 3-3 समूह में रखा गया और इस समूह को ही त्रिक नाम दिया गया। आगे बता रहा है कि डोबेराइनर ने समूह में 3 तत्वों के बढ़ते हुए क्रमों के बीच में रखा और तत्व का जो परमाणु भार होता है, मैंने बताया था परमाणु क्रमांक का लगभग 2 गुना क्या होता है? परमाणु भार होता है लगभग, एकदम आप नाप जोक के मत चलिएगा, ठीक है, लगभग 2 गुना होता है। तो परमाणु भार के आधार पर इन्होंने यहां पर एलिमेंट को सेट किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां थी। इस वजह से दोस्तों, क्योंकि हर एक तत्व इस त्रिक नियम को फॉलो नहीं कर सकते थे, इसलिए इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछ देता है, क्या पूछ देता है? आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? नाम वहां पे दे देगा कि मेंडलीफ ने किया था, मोज़ले ने किया था, न्यूलैंड ने किया था या फिर डोबेराइनर ने किया था। तो क्या बताएंगे? डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, ये फेल हो गया था। दूसरी बात आपको याद रखना है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत माने क्या होता है? नाम ही है कि कुछ 8 वाट की बात करेगा। अष्टक माने 8, त्रिक माने 3। सुनिएगा, करा न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में सेट किया। उस समय तक जो अभी एलिमेंट हम लोग 100 से ज्यादा देखते हैं, उस समय एलिमेंट की अधिकतम संख्या कितनी थी? 56 थी उस समय। भाई काफी समय पहले की बात है, तो उस समय 56 थी और उसी में इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी अपनी बना रखी थी। किसने? न्यूलैंड ने। और अष्टक सिद्धांत पर करा न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व, जैसे हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार इसी का होता है, तो यहां से शुरू किया। तो इनकी इस बात को मान्यता दी गई। आज परमाणु भार जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले दिखता है कि नहीं? तो ये हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम, थोरियम जो होता है दोस्तों, आपने यूरेनियम थोरियम का नाम सुना होगा, वहां पे जाकर के ये समाप्त हुआ। ठीक है, थोरियम हालांकि अलग अलग दूर दूर था उस समय, इसको यार बीच में बहुत सारे तत्व जोड़े गए हैं, ऑक्टेनियम वगैरह जो है, ठीक है, लिथेनियम वगैरह, तो वहां से बहुत सारे जुड़े, इस वजह से आगे बढ़ गया, तब ये सारी चीजें नहीं थी। आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशंस में उन्होंने देखा कि एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुण धर्म में समानता रखता है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था, एक मैजिक नंबर बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आप उस मैजिक नंबर पे देखेंगे तो आपको दोनों ही तरफ से, चाहे आप रो वाइज देख लो, चाहे आप कॉलम वाइज देख लो, हर तत्व अपने आप में सेट मिलेगा। जैसे लगता है कि उसको इस नियम के अनुसार सेट किया गया है, जो हमारा पहला लेक्चर था जिसको हमने मैजिक नंबर का नाम दिया था। ठीक है, वो चीजें मैंने आपको करके दिखाया। तो उसी प्रकार दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि हर चीज जो है 8वें नंबर पे आती थी। तो इन्होंने अष्टक का जो सिद्धांत था वो इनके द्वारा लाया गया, लेकिन कमियां थी। कमियां क्या थी? न्यूलैंड का अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम किस नंबर पे आता है? 20 नंबर का परमाणु क्रमांक होता है, वहां तक ही लागू होता है। आगे बढ़ने पर उनके द्वारा लाया गया नियम फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो फिर बात ही नहीं कर पाएंगे उसमें हम, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक बात और है, उस समय क्योंकि केवल प्रकृति में 56 तत्व थे तो थोड़ा बहुत सेटिंग लगा भी दिए थे, लेकिन जब आगे तत्वों की संख्या बढ़ी तो कंडीशन और खराब हो गई। मतलब कुल मिला जुला के ये वाला भी मामला फेल हो गया। परीक्षा में प्रश्न क्या बनता है? अष्टक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डोबेराइनर के द्वारा,
न्यूलैंड के द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, मोज़ेक के द्वारा। क्या बताएंगे? न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ध्यान से सुनिएगा, मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे, और इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। मेंडलीफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने सेट करने में। ध्यान दीजिए, मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आज का जो पीरियोडिक टेबल है ना, आज का जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, ये काफी मिलता जुलता रूप है किससे? ये मेंडलीफ वाले से, क्योंकि इसके पहले चाहे न्यूलैंड रहे हो, चाहे डोबेराइनर रहे हो, इन लोगों का जो आवर्त सारणी था ये बड़ा अलग था, उसका टाइप ही अलग था। लेकिन ज्यादातर जो मिलता जुलता था आज वाले से, वो क्या था? वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, क्योंकि आवर्त सारणी जैसा नाम भी था ना, वो भी इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। कहा कि इसमें जो है मेंडलीफ ने क्या किया कि हाइड्रोजन से शुरू किया और एक एक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, देखिए पीछे से, चाहे वो डोबेराइनर रहे हो, चाहे वो न्यूलैंड रहे हो, चाहे वो आपके मेंडलीफ रहे हो, इन तीनों लोगों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों को सेट किया। क्यों? क्योंकि उस समय तक परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी। परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया है? मोज़ेक ने किया है, और तब करके उन्होंने सेट किया है। उन्होंने खोजा भी, उन्होंने सेट भी किया, तो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टेबल में उन्होंने फिलहाल तो अरेंज किया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। कारण मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को वर्ग और पीरियड, जो हम लोग ग्रुप बोलते हैं ना, पीरियड एंड ग्रुप, तो याद रखिए पीरियड एंड ग्रुप में इसको विभाजित किया। आज भी है, आप देखते हैं 7 पीरियड है, 7 होता है ना, नीचे आएंगे अगर कॉलम वाइज देखेंगे तो 7 कॉलम मिलेगा, रो वाइज देखेंगे तो कुल 18 रो मिलता है, जिसमें 18वें वाले को क्या बोला जाता है? नोबेल गैस वाला श्रेणी कहा जाता है, 0 ग्रुप कहा जाता है। तो इसको आप याद रखें दोस्तों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कारण मेंडलीफ के आवर्त सारणी में उस समय, क्योंकि उस समय तत्वों की खोज भी ज्यादा नहीं हुई थी, तो उस समय भाई ग्रुपिंग करने की मैं बात कर रहा हूं कि ग्रुप बनाया किसने, पीरियड बनाया किसने? तो इन्होंने बनाया था। उस समय 9 और 7 में ही ये बटे हुए थे। ग्रुप की संख्या 9 थी और वर्ग की संख्या 7 थी। वर्ग तो आज भी 7 है, तब भी वर्ग 7 था। ठीक है, लेकिन ग्रुप की अगर बात करूं तो ग्रुप अब इसका दुगुना हो चुका है, 9 दूना के 18 हो चुका है। उस समय केवल 9 ग्रुप ही रहा करते थे। करा कमियां क्या है? करा समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं कि एक समान गुण वाले जो होते हैं वो तत्व एक सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये समझ में आता है कि हाँ एक दूसरे से मैच करते। तभी तो मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन बताया था कि भाई ये परमाणु जो पीरियोडिक टेबल है इसमें रंगों का क्या महत्व है, ये जो कलर किया गया इस कलर का क्या महत्व, मैंने पढ़ाया आपको। आप पहला वाला लेक्चर जाके देखिए, ये पीरियोडिक टेबल का तीसरा लेक्चर है। पीरियोडिक टेबल मेरे अकॉर्डिंग 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा, 3 लेक्चर जा चुका है, एक और लेक्चर लूंगा जिसमें आगे की बातें बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप और भी नई चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या है कि जब अलग अलग रख दिया गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ज्यादा एटॉमिक मास वाले थे और जो कम एटॉमिक मास वाले थे उनका सीरियल क्रम जो है बिगड़ गया, और ये सबसे बड़ी कमी थी। इसी वजह से मेंडलीफ के आवर्त सारणी को भी माना नहीं गया। आगे हेनरी मोज़ले आए। तो मोज़ले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। उसमें इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज किया और परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने सभी तत्वों को सेट किया, और तब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में आपको बेहतर तरीके से विधिवत जानकारी दे दी गई। तो मुझे लगता है आज के लिए यह क्लास सफिशिएंट है। अगली क्लास में आप मेरा होमवर्क करके रेडी रखेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं सच में पढ़ना तो जो बातें मैं बताता हूं ना उसे आप माना करिए, नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका है। आप होमवर्क करिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। मैं आपसे दूर हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो ऐसे में आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।